हेलो प्यारे बच्चों, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल में। आप जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल पर, आइए आज हम लोग क्लास 12th का अध्याय 3 और अध्याय 3 में भी मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग का ये टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें हम लोग आज आरबीआई को लेकर के आए हैं, केंद्रीय बैंक और भारत का केंद्रीय बैंक। आइए वन बाय वन इस पूरी क्लास में बने रहिए और मस्ती के साथ आरबीआई को समझते हैं, उसकी वर्किंग पॉलिसी को समझते हैं, कैसे वह मौद्रिक नीति लगाता है, कैसे वह बैंकों का बैंकर है और कैसे आरबीआई कहीं ना कहीं सरकार का बैंकर है। जब देश में मुद्रास्फीति वाली स्थिति होती है तो किस प्रकार की नीति लाता है आरबीआई, और इसके साथ साथ मुद्रा निर्गमन का कार्य कैसे करता है, और इसके साथ साथ साख राशनिंग क्या होती है, इन सभी बातों को पॉइंट वाइज हम लोग समझने वाले हैं इस क्लास में। तो बने रहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में आरबीआई वाले में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 से केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई। और आरबीआई आया कब, तो आइए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं कि आरबीआई की कंडीशन में आरबीआई की स्थापना कैसे होती है और किस रूप में हम लोग इसको जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक, यहां पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है बच्चों कि ये सेंट्रल बैंक है और भारत का है, ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो अगर केंद्रीय बैंक के रूप में कभी क्वेश्चन बने तो आप आरबीआई ही समझिएगा। अगर कभी कहे केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो भी आप आरबीआई ही समझेंगे। अगर सीधा क्वेश्चन बना, सेंट्रल बैंक को हटा दिया, आरबीआई कह रहा है, तो सीधे आपको आरबीआई ही रखना है, मतलब जो केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक के काम कभी पूछे तो आपको आरबीआई समझ के लिखना है, आरबीआई पूछेगा तो आरबीआई तो लिखना ही लिखना है, वही आरबीआई है, वही केंद्रीय बैंक है। मतलब भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का जो टाइम है वो 1935 है, अर्थात जब ब्रिटिश काल था तो ये आ गया था, ये आ गया था, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद में 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब जब हमको आजादी मिल गई, अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, भारत गणतंत्र नहीं बना है, उसके पहले इसकी राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है। ये दो क्वेश्चन फैक्ट वाले बनते हैं, फैक्ट का काम है और इसे याद कर रखना है आपको। इसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। अच्छा भाई, जब रिजर्व बैंक आया तब तो ठीक है 1935 में, और 1935 में जब आता है 1934 के एक्ट से, तो इससे पहले कौन काम कर रहा था? इसके पहले, इसकी स्थापना से पूर्व इंपीरियल बैंक काम कर रहा था। इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, एक्ट कौन सा था? 1934। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है तो तीन फैक्ट आपको मिले। एक तो इसका जो एक्ट आया 1934 में आता है, ये एक्ट है अधिनियम आरबीआई एक्ट। 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है, ये स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात है, यहां से इसको याद रखना। और कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीयकरण की बात आती है, तीसरा क्वेश्चन बनता है 1949 का टाइम है, ये ध्यान रखना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि कहीं ना कहीं। और यहां पर जब हम देखते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण गवर्नर का पद होता है, ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं। और ये कौन से वाले गवर्नर हैं भारत में, जरा कमेंट करके आप बताइएगा, वर्तमान के जो गवर्नर हैं वो कौन से वाले हैं, इन्हें आप बताइएगा, नंबर उनका क्या है। इनको सपोर्ट करने के लिए उप गवर्नरों की भी स्थापना की जाती है, इनका भी पद का एक क्रिएशन किया गया, निर्माण किया गया है। एक गवर्नर होगा, उसके साथ साथ उप गवर्नर भी होंगे, पूरी बॉडी होती है जो देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई बैंक की को आगे बढ़ाती है। आइए आरबीआई बैंक और आरबीआई की स्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, ये हम लोग जानते हैं। तीन फैक्ट तो वहां से बने थे कि कैसे स्थापना हुई, एक्ट कौन सा था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यहां बात है कि कौन कौन से काम होते हैं, तो नोटों के निर्गमन का कार्य होता है, अर्थात नोट छापने का काम यही करता है। क्या करता है? नोट इशूज करने का काम। आप निर्गमन मतलब छापने का काम एक ही बंदा करता है, वह सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई करता है, ये बात याद रखना। निर्गमन का मतलब है कहीं ना कहीं नोटों के निर्गमन की बात है, छापने की। सरकार के बैंकर और परामर्शदाता के रूप में, तो एडवाइजर भी है और गवर्नमेंट का बैंकर भी है।
तो गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट का एडवाइजर है, मतलब सरकार का अगर कहीं पर तिजोरी है तो आरबीआई के पास है। अगर सरकार को कोई एडवाइस लेना है कि भाई मुद्रास्फीति है तो हम क्या करें, तो ये आरबीआई का गवर्नर ही या आरबीआई पूरी संस्था उसको कहीं ना कहीं एडवाइस देगी। तो एडवाइजर भी है और सरकार का बैंकर भी, ये ध्यान रखना। फिर बैंकों का भी बैंक है, अर्थात बैंकों का बैंकर है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब जब भी बैंकों को ऋण की आवश्यकता होगी, बैंकों को ऋण की आवश्यकता होगी तो ये देता है, कौन देता है, आरबीआई ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और इसके साथ साथ अगर कहीं ना कहीं ये डूबने लगते हैं तो इनको उबारने का भी काम करता है आरबीआई। सरकार का परामर्शदाता तो ही है, सरकार का बैंकर भी है और बैंकों का भी बैंकर है। मतलब बैंकों की जो पूंजी है आप देखते हैं एसएलआर के रूप में, सीआरआर के रूप में, एसएलआर के रूप में अपने पास रखना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सीआरआर के रूप में आरबीआई कहता है मेरे पास 4%, 5%, 3% रखो। तो ये वाली स्थिति में कुछ ना कुछ अपना रख करके और अपने पास भी बैंकों को जमा करना होता है आरबीआई के कहने पर। रेगुलेशन की स्थिति में आरबीआई इनको समझाता है। तो इस रूप में जो ऋण भी देता है बैंकों को, कहीं ना कहीं डूबने से बचाता भी है बैंकों को, वही इसका पितामह है और इसे कहेंगे आरबीआई, बैंकों का बैंकर। तो सरकार का बैंकर, सरकार का परामर्शदाता, बैंकों का बैंकर, बैंकों को ही परामर्श देने की बात करेगा। और कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नोट का निर्गमन, छापने का कार्य। चौथी बात है मुद्रा की आपूर्ति और साख नियंत्रण। अब ध्यान देना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड द क्रेडिट। तो सप्लाई भी करेगा और क्रेडिट भी देगा। मतलब अगर मुद्रा नहीं है तो मुद्रा की आपूर्ति करेगा, देगा, बाजार में वो मुद्रा पहुंचाने का भी काम करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, बैंकों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। तो दो बाजार में मुद्रा लाने के दो बड़े इसके अनुचर हैं या बड़े दो हाथ हैं। सरकार के माध्यम से जैसे पेंशन है, वेतन है, स्कीम है, छात्रवृत्ति है, ठीक है, इन योजनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाएगा। और बैंकों के माध्यम से भी आप तक पहुंचाता है, क्योंकि मांग जमा की स्थिति में बैंक ही आपके पास होंगे। कभी आरबीआई का कोई शाखा, आरबीआई का कोई बैंक, आरबीआई का कोई एटीएम, आरबीआई का कोई भी पासबुक आपके पास नहीं नजर आता होगा। अर्थात आरबीआई डायरेक्ट मार्केट से या लोगों से लेन देन नहीं करता। ये बिल्कुल याद रखिएगा, समझ के चलिएगा। आरबीआई के अगर दो टूल्स हैं तो कहीं सरकार के द्वारा लोगों तक पैसा आता है और दूसरी बात है बैंकों के द्वारा लोगों तक पैसा आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोनों का माई बाप अगर है, बैंकों का भी और सरकार का भी, तो आरबीआई है। इसीलिए इसको सेंट्रल बैंक कहा गया है। और पूरी मौद्रिक प्रक्रिया में यह मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। मौद्रिक प्राधिकरण शब्द आए तो याद रखिएगा केंद्रीय बैंक आरबीआई की बात हो रही है भारत के संदर्भ में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुद्रा जब नहीं है तो मुद्रा की सप्लाई भी करेगा और साख नियंत्रण, मतलब जो उधार कितना देना है, साख समझिएगा, उधार कितना देना है यही डिसाइड करता है। ठीक है, उधार कितना बांटना है, देना है लोगों में, ये यही डिसाइड करता है। तो कहीं ना क्रेडिट कंट्रोल की भी बात और मुद्रा सप्लाई की बात यही करता है। आई होप आपको इतनी पॉइंट समझ आए होंगे। मुद्रा का निर्गमन करेगा, छापने का काम करेगा, सरकार का बैंकर भी है और सरकार का एडवाइजर भी है। फिर तीसरी बात है बैंकों का भी बैंकर भी है, ये बात भी क्लियर है। और इसके बाद मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई और कहीं ना कहीं साख की स्थिति में क्रेडिट कंट्रोल की भी बात यही करता है। भाई अगर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई तो कहा गया भाई ज्यादा बांटो नहीं, पता जितने लोन हैं वो सब आपने बांट दिए, हाउस लोन से लेकर के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बाजार में मुद्रा ज्यादा और मुद्रा ज्यादा, जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, समझ लीजिएगा अगर आय बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। क्लियर है? तो ये बातें हो गई कि कहीं ना कहीं ये दोनों की तरह काम करता है, विनिमय, प्रबंध तथा नियंत्रण। अब विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। विनिमय मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग अगर है, किसी ने भी बैंकिंग वाली स्थिति में थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। उसकी टर्मिनोलॉजी एक्सचेंज, ठीक है, लेन देन, विनिमय, और इसका भी मैनेजमेंट करेगा, प्रबंध करेगा और कंट्रोल की भी बात करेगा, नियंत्रण की भी बात करेगा। कितना लेन देन होना चाहिए, किस मात्रा में लेन देन होना चाहिए, बैंकों को कितना अपने पास रखना है और कितना सेंट्रल बैंक के पास रखना है। तो ये सीआरआर की स्थिति में होगी, जो सेंट्रल बैंक के पास अपने पास रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर, तो ये भी तय करता है। और
अगर SLR और CRR बढ़ रहा है, इसका मतलब इनकी साख की कंट्रोलिंग हो गई है, अब ज्यादा लेन देन वाली स्थिति में नहीं आए। तो ये ध्यान देना। मौद्रिक आंकड़े भी जारी करता है, और मौद्रिक आंकड़े किसके लिए? बजट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, कहीं ना कहीं मार्केट पॉलिसी को भी कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, निगम हैं, वो सब इसी के आधार पे शेयर नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो आंकड़े भी जारी करता है आरबीआई, ये ध्यान रखना, और उसका प्रकाशन भी करता है। इसका मतलब है मॉनेटरी डेटा एंड दी अदर्स क्या पब्लिशंस। तो आई होप ये 6 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और 6 पॉइंटों से मेरी गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब बनते हैं तो इन्हीं कार्यों को आरबीआई के रखता है। तो प्लीज आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। डिस्क्रिप्टिव में तो अलग की बात है कि हमको कैसे इसको व्याख्या करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भूलना नहीं। ये मुद्रा के निर्गमन का कार्य करता है, ध्यान रखना, मुद्रा का निर्गमन यही करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मुद्रा छापने का काम कोई बैंक नहीं करता है, सिर्फ केंद्रीय बैंक आरबीआई करता है, और इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और आगे की कंडीशन में अब बैंकों के कार्य को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष पर होता है। किस पर होता है? शीर्ष पर होता है। इसका मतलब इसे मौद्रिक प्राधिकरण कहना, ठीक है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। मौद्रिक प्राधिकरण ही होता है, मौद्रिक प्राधिकरण ही होता है, मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष पर है, तो ये मौद्रिक प्राधिकरण है। इसका नेतृत्व करता है, ठीक है, और इसके प्रमुख कार्य इस रूप में है। तो इसको आप बोल सकते हैं देश का मौद्रिक प्राधिकरण, मौद्रिक प्राधिकरण की स्थिति। क्लियर? तो मौद्रिक प्राधिकरण हो गया आरबीआई। अब चलिए यहां शुरू करते हैं नोट निर्गमन का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ द नोट इशूज। देश, सभी देशों में नोट जारी करने का जो काम होता है, एकाधिकार जो होता है, मोनोपोली जो होता है, वो केंद्रीय बैंक का होता है, और भारत में ये काम आरबीआई करता है। क्लियर है? भारत में ये काम कौन करता है बेटा? आरबीआई करता है। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा, तभी निर्माण करेगा, मुद्रा छापने का काम करेगा, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तथा स्थायित्व का उद्देश्य, ध्यान रखना, एस्टेब्लिशमेंट से प्रेरित होकर के। कहीं ज्यादा छाप दिए तो दिक्कत, नहीं छापे तो सब डूब गया। तो दोनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार की भी डिमांड देखता है, क्या मांग रही, क्यों मांग रही है। बैंकों को भी देखता है कि क्या इन दोनों ने मार्केट में कहीं उतार चढ़ाव तो नहीं कर दिए हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्थायित्व के उद्देश्य से प्रेरित होकर के ही ये नोटों का निर्गमन करता है या जारी करता है। मुद्रा की पूर्ति को भी नियंत्रित करने का काम आरबीआई करता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में, नोटों का निर्गमन ये कैसे करता है, आवश्यकताओं को देखते हुए, और कहीं ना कहीं ये उसके उद्देश्य को भी ध्यान रखेगा, स्थायित्व के। तो स्थायित्व का उद्देश्य है और लोगों की आवश्यकता की बात है, दोनों को ध्यान में रखते हुए, लोगों मतलब देश की आवश्यकता और देश में स्थायित्व की स्थिति को ध्यान में रख करके ही नोट जारी करता है। किसी भी देश में अगर नोट निर्गमन का कार्य कोई करता है तो केंद्रीय बैंक ही करता है, सेंट्रल बैंक ही करता है, और सेंट्रल बैंक भारत के संदर्भ में कौन है? आरबीआई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट है, सरकार का बैंकर है। किस तरीके से भाई सरकार का बैंकर है? एजेंट है, अच्छा भाई, और सलाहकार भी है। गवर्नमेंट्स, बैंकर, एजेंट्स एंड एडवाइजर। अभी हमने जैसा कि कहा कि कहीं ना कहीं एडवाइजरिंग का काम भी करता है, सलाह देता है कि अब ये काम करो, अब ये काम करो, अब ये स्टेप उठाओ, अब ये स्टेप ना उठाओ। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति हो गई तो कहेंगे संकुचित मुद्रा नीति लगाओ, बांटो नहीं। जितने भी रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, सबकी रेट बढ़ा दो। और जब बढ़ा दोगे तो बैंक को बांटना कम, रखना ज्यादा पड़ेगा। अगर सेविंग ज्यादा उनको करनी पड़ गई तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, और रेट अपने आप जब ज्यादा है, बैंक को खुद ज्यादा रखना पड़े तो रेट बढ़ा देगा। तो ऐसे कंडीशन में लोग पैसा लेने भी कम जाएंगे। जितनी भी प्रकार का पैसा होगा और लेने कम जाएंगे तो वो आय कम होगी, आय कम होगी तो व्यय कम करेंगे, मांग कम होगी, और मांग को ही तो नियंत्रित करना था मुद्रास्फीति में। तो कहीं ना कहीं ये एडवाइजिंग का भी काम करता है आरबीआई कि किस तरीके से आप लोग काम करें। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करेगा, एजेंट के रूप में, परामर्शदाता के रूप में भी काम करता है। कैसे? सरकार की पूरी आमदनी केंद्रीय बैंक के पास जमा होती है। भाई हम भी अपनी मम्मी पापा की आमदनी की कंडीशन में तो चलते हैं भाई। अगर हमने पूरी की पूरी जो आमदनी हुई, जो इनकम हुई, अगर उसको कहीं अलग रख दिए
तो जो भी मालिक है, मान लो दादाजी हैं, जितने भी चाचा लोग हैं, सब लोगों ने अपनी इनकम उनको दे दी, तो मालिक वही, अब वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। हमारे मालिक हमारे माता पिता, तो अपने बच्चों को या बच्चे उनके उन्हीं के कंट्रोल में होंगे, उनके कहने पे चलेंगे। यही चीजें रहती हैं। इसका मतलब है सरकार ने जितनी आमदनी हुई, ठीक है, जो भी जब इन्होंने टैक्स लगाया, टैक्स स्लैब की बात की, ठीक है, और वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, जितनी आमदनी हुई बैंक के पास रखता है, तो इसके कहना भी मानना पड़ेगा। आवश्यकता होने पर वह सरकार उससे ऋण लेती है। सरकार क्या लेती है, मतलब सरकार को भी ऋण देने का काम कौन करता है, बैंक करता है, आरबीआई करता है। सरकार अपना पैसा किसे देती है, आरबीआई को देती है। दो बातें ध्यान रखना। अगर दो बातें क्लियर हो गई तो इन पैसों को कहां खर्च करना है, कब खर्च करना है, कब कितना देना है, इसका भी काम, तो इसलिए परामर्शदाता भी है, एजेंट भी, सलाहकार भी है, एजेंट भी है। बैंकर तो हो गया, जितनी आमदनी हुई सरकार ने सब आरबीआई को दे दी। अब आवश्यकता पड़ेगी, क्या होगा, ये सलाह देता है आरबीआई कि भाई ऐसा काम करो, तो सलाहदाता भी है सरकार का आरबीआई, और एजेंट भी है आरबीआई। केंद्रीय बैंक सरकार के उन सारे कार्यों का संपादन करता है, उन सारे कार्यों का संपादन करता है केंद्रीय बैंक सरकार के। केंद्रीय बैंक सरकार के उन सारे कार्यों का संपादन करता है जो एक व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों का करता है। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर एक व्यावसायिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो ग्रामीण बैंक से लेकर के जितने भी बैंक हों, वो जो भी अपने कस्टमर के लिए काम करेगा, ठीक उसी तरीके से आरबीआई भी सरकार का उसी तरह काम करती। मान लीजिए सरकार आरबीआई का ग्राहक है, तो ग्राहक का जिस तरीके से पोषण करते हैं व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई सरकार का उसी तरीके से देखभाल करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये उसका गार्जियन है। आरबीआई सरकार का गार्जियन टाइप में, गार्जियनशिप है, और गार्जियन जो होता है उसी की सलाह मानी जाती है, ये सलाह भी देता है सरकार को। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ग्राहकों के लिए जिस प्रकार से कार्य करता है, क्या बात है, कंपेयर किया गया कि जिस तरह व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों का ख्याल रखता है, उसी तरीके से केंद्रीय बैंक आरबीआई सरकार का ख्याल रखता है ग्राहक की तरह। ये बैंक सरकार के लिए नागरिकों से ऋण लेते हैं। अब ध्यान रखना, बैंक क्या करते हैं, ये बैंक सरकार के लिए नागरिकों से ऋण लेते हैं, और ऋण लेता है तथा सरकार के खाते में जमा करता है। अब भाई देखो, ऋण कैसे लेगा, आपने सुना होगा बॉन्ड, प्रतिभूतियां, ये जारी करके कहीं ना कहीं डायरेक्ट, प्रतिभूतियां क्या है, ऐसे चेक हैं, ऐसे कागज हैं जिस पर एग्रीमेंट टाइप में लिखा हुआ है कि इसको लेने के बाद अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो उस पर 10%, 5% का ब्याज दर हम देंगे समय आने पर, अवधि भी लिखी होती है। तो लोग उसे कच्चा चिट्ठा ले लेते हैं जो होता है, और उसे प्रतिभूति कहते हैं। अपना पैसा डायरेक्ट दे देते हैं आरबीआई को या बैंकों को या निगम को। ये दोनों लोग बॉन्ड जारी कर सकते हैं, प्रतिभूतियां जारी कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट, अभी आप ओपन मार्केट पढ़ेंगे ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही काम होता है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए नागरिकों से ऋण लेने का काम बैंक करते हैं, ठीक है, और सरकार के खाते में जमा कर देते हैं। ठीक है, देश की परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय बैंक सरकार को मौद्रिक नीति निर्माण करने का परामर्श देता है। ध्यान रखिएगा, अगर देश की स्थिति कैसी है उस हिसाब से मौद्रिक नीति निर्माण करने के काम को आरबीआई कहीं ना कहीं एडवाइस देता है कि भाई इस तरीके से मौद्रिक नीति बनाओ तो काम फिट होगा। तो आई होप आपको तीनों बातें समझ में आई। कहीं ना कहीं सरकार का जितना पैसा होगा आरबीआई के पास होगा, सरकार का जितना पैसा हो किसके पास होगा, आरबीआई के पास होगा। ये बात क्लियर रखना, सरकार का जितना पैसा होगा आरबीआई के पास होगा। सरकार का जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, जो भी आया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और ये पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। ठीक, अब आरबीआई इसको कंट्रोल करेगी। आरबीआई भी जब पैसे का काम होता है तो आरबीआई डायरेक्ट लोगों से पैसा लेगी, ठीक है, पैसा लेकर और कहां डालती है, सरकार के खाते में। ये बात क्लियर है। तो आरबीआई कहीं ना कहीं ये बात बताई। फिर आरबीआई एडवाइस करती है, सलाह देती है, किस रूप में, मौद्रिक नीति के रूप में। किस तरह की मौद्रिक नीति होनी चाहिए, मौद्रिक नीति का मतलब है मुद्रा का नियंत्रण। मौद्रिक नीति किस रूप में हो इसका सलाह देती है।
आरबीआई सरकार को। और इसमें एक होती संकुचित मुद्रा नीति और एक क्या होती विस्तारवादी। जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड तब ज्यादा जब आय ज्यादा होती है और मांग बढ़ जाती है तो रेट भी बढ़ जाते हैं। कीमत जब बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं संकुचित मुद्रा नीति लाने की बात कहता है आरबीआई सरकार। क्लियर? बजट बनाते समय इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए सरकार प्रतिभूतियों, यही मैंने कहा था कि बॉन्ड्स जो होते हैं, प्रतिभूतियां जो होती हैं कि खरीद बिक्री तथा विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय केंद्रीय बैंक करता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी इसके द्वारा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रूप में लोगों से पैसा लिया जाता है, मतलब मार्केट से पैसा लिया जाएगा, ठीक, मार्केट से पैसा लिया जाता है और इसी पैसे से आगे काम किया जाता है। कब? कैसी मौद्रिक नीति लानी है, वित्तीय नीति लानी है, कौन डिसाइड करता है? ये कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंक सरकार को सलाह देता है। इसीलिए याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं सलाहकार की भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाएगा? सलाहकार की भूमिका। तो ये हो गए आरबीआई के काम। ये बात हो गई आरबीआई के। तो सलाहकार की भूमिका निभाएगा, बैंकों का बैंकर भी होगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सरकार का भी बैंकर है और सरकार को कहीं ना कहीं एडवाइस देने का भी काम करता है। अब बैंकों का बैंकर कैसे है, जरा ध्यान दीजिए। बैंकों का बैंकर कैसे है, ये ध्यान देना है। अब बैंकों को ये क्या करता है कि बैंकों से कहता है तुम अपना पैसा, कुछ पैसा 18% 15% हमको ला करके दो, सीआरआर की कंडीशन में और एसएलआर की कंडीशन अपने पास रखो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। लेकिन कुछ कहता है कि मेरे पास सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो के रूप में मेरे पास रखो। तो ये दोनों चीजें कहता है कि जिस तरीके सरकार रख रहा था अपना पैसा, सरकार ने अपना सारा पैसा रखा था आरबीआई के पास, फिर कंट्रोलिंग का काम आरबीआई कर रही थी, और इसी तरीके से बैंकों का भी पैसा कुछ हिस्सा आरबीआई अपने पास रखती है। ये ध्यान रखिएगा। यही बात है बैंकों का बैंकर। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों का बैंकर होता है, सभी बैंकों का बैंकर होता है। जरूरतमंद बैंकों को केंद्रीय बैंक ऋण प्रदान करता है। ध्यान देखिएगा ये कैसे हो गया, बैंकर ऋण प्रदान करता है जब जरूरत होती है। उनके जमा का एक निश्चित अनुपात, ध्यान रखिएगा, जमा का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा रहता है। अब केंद्रीय बैंक के पास जो जमा होता है, कैश रिजर्व रेशियो की बात की जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कहता है कि 4% मेरे हिस्से में रखो, तब मैं आपको बैंक मानूंगा। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी इसी में है। आपकी जो स्थिति है, सही स्थिति तभी होगी जब आप मेरे पास इतना रखोगे। क्या कहेंगे? सीआरआर के रूप में। कहेगा तुम भी अपने पास रखो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, एसएलआर के रूप में। तो ये बात करता है केंद्रीय बैंक। और इस तरीके से संकट की स्थिति में दूसरा पॉइंट क्या है, केंद्रीय बैंकों के बैंक का को ऋण देता है। ठीक है, और कहता है कोई निश्चित मेरे पास रखो, जब मेरे पास हो तो मैं ऋण भी दे सकता हूं। दूसरा बैंक क्या कहता है, संकट की स्थिति में बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, उन्हें संकट से बचाने का भी काम करता है। इसलिए बैंकों का अंतिम ऋणदाता या आश्रयदाता आरबीआई होता है। बैंकों का अंतिम आश्रयदाता, ऋणदाता आरबीआई होता है। ये लाइन भी याद रखना, खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अंतिम आश्रयदाता बैंकों का कौन? आरबीआई। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखना। केंद्रीय बैंक बैंकों की मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी क्या करता है? जो केंद्रीय बैंक है, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब ट्रांसफर करने में भी बहुत हेल्प करता है। किस तरीके से? रेमिटेंस फैसिलिटीज, ठीक है, सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त यह बैंकों के लिए समाशोधन गृह के भी रूप में भी काम करता है। क्लियरिंग हाउस के रूप में भी काम करता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्या क्या करता है? यह ऋण से बचाने का भी काम करता है। डूब रहा हो बैंक तो उसको ऋण देता है। बैंकों से कहता है अपना एक एसेट का 4% मेरे पास रख दो सीआरआर के रूप में, उसका ही 18% 20% अपने पास रख लो एसएलआर के रूप में। ये बातें क्लियर हो गई। कहीं ना कहीं ये कहता है कि एक जगह बेच करके दूसरी जगह पे समाशोधन की स्थिति में एक जगह चीजों को बेचो, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर रेमिटेंस फैसिलिटी भी देता है, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, ट्रांजैक्शन में भी भूमिका निभाता है। फिर दूसरे में ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी याद रखना, अंतिम ऋणदाता भी है, आश्रयदाता भी है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
क्लियर। तो इस तरीके से बैंकों का बैंकर भी बन जाता है कौन, आरबीआई। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो जो महत्वपूर्ण टाइप है वो क्या है, देश के धातु शोधन तथा विदेशी विनिमय कोष को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, विदेशी, अगर विदेशी रिजर्व इनका सही है तो कहीं कभी भी अर्थव्यवस्था डूब नहीं सकती। इसका मतलब है सब मामला फिट है, पॉजिटिव में है, हम लोग पॉजिटिव चीजें। किस तरीके से, विनिमय कोष, भाई अगर हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं तो अपने पैसे का रिजर्व का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसी से हम आयात निर्यात की बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं, विदेशी विनिमय की बात करते हैं। तो इस रूप में भी ये काम करता है केंद्रीय बैंक, देश के सोने चांदी के भंडार और विदेशी विनिमय कोष को रक्षा करता है या सुरक्षित रखता है। ठीक है, पत्र मुद्रा जो करेंसी होती के निर्गमन के लिए सोना चांदी को रखना पड़ता है सरकार के द्वारा, इसको रखना पड़ता है, जिसका संरक्षण कौन करता है, जो रख दिया जाएगा सोना चांदी मुद्रा छापने, करेंसी छापने के एवज में, उसका भी सुरक्षा केंद्रीय बैंक करता है। धातु कोष रखने की आवश्यकता कई कार्यों के लिए होती है, ध्यान रखना। सरकार से क्यों कहेगा तुम धातु रख दो, इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, तब मैं इतना इसके एवज में मैं कुछ मुद्रा छापूंगा, करेंसी छापूंगा। कैसे, एक तो विनिमय दर को मेंटेन रखना है, लेन देन की दर कहीं ये बढ़ने घटने ना पाए। ठीक है, नोट जारी करने के लिए भी रखना होता है, ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है धातु शोधन के रूप में और विदेशी विनिमय कोष के रूप में सोने चांदी क्यों रखने पड़ते हैं सरकार द्वारा आरबीआई के पास। तो 3-4 पॉइंट याद रखना, विनिमय दर में स्थायित्व कर रखने के लिए, कहीं रेट बढ़ ना जाए घट ना जाए लेन देन वाली स्थिति में। नोट जारी करने के लिए भी, नोट अगर हमको निकालना है तो पहले कहीं इतना एसेट रख दो सोने चांदी के रूप में। फिर कहता है विदेशी भुगतान तथा देश की मौद्रिक अवस्था को अधिक विश्वसनीय तथा स्थायित्व बनाने के लिए होता है। तो विदेशी मुद्रा भुगतान, विदेशी मुद्रा जो भुगतान करने की कंडीशन है वो भी हमारे पास रिजर्व रखे सोने चांदी की स्थिति में, और कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जो है वह सुदृढ़ रहे, विश्वसनीय रहे, स्टेबल रहे। इसलिए तो 3 बातें, नोटों को जारी करने के लिए सोना या चांदी रखा जाता है आरबीआई के पास सरकार द्वारा। दूसरी बात है कि कहीं विनिमय दरों में उतार चढ़ाव न हो, 2 बातें। तीसरी बात है विदेशी मुद्रा भंडार या आयात निर्यात को सुरक्षित रखने के लिए, मार्केट में स्थायित्व लाने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए भी ये कोष रखना होता है, और कोष का जो रखा गया धन है उसका संरक्षण भी आरबीआई ही करता है, ये बात ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, साख नियंत्रण का काम सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये अलग से क्वेश्चन बनता है भाई, इसको लिख लो। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल, तो यहां पूछा जाए साख का मतलब क्या हुआ, ऋण देने की। ठीक है, ऋण देना, ऋण देने की क्षमता, ऋण प्रदान करने की क्षमता। अब इसको ही कभी ये बढ़ाया जाएगा कभी घटाया जाएगा। घटाया कब जाएगा, कम कब कर दिया जाए, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। ठीक है, मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति होगी तो इसे कम कर देंगे, संकुचित मुद्रा नीति। इस क्षमता को बढ़ा देंगे अगर अस्फीति होगी। ठीक है, मार्केट में पैसा लाना होगा, मतलब नहीं है तो लाना होगा, ऐसी स्थिति में इसको हम लोग क्या कर देंगे कि खूब साख बांटो, साख बांटने की क्षमता को बढ़ा देंगे, विस्तारवादी नीति। देश में स्थायित्व के साथ साथ विकास को भी, ग्रोथ एंड दी स्टेबिलिटी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही केंद्रीय बैंक देश के अंदर साख की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट्स और गुण, क्वालिटी को नियंत्रित करता है। 2 चीजों को नियंत्रित करता है, एक तो साख की मात्रा और दूसरा है उसके गुण को, मतलब क्वालिटी को भी, उसको वॉल्यूम को भी, दोनों को नियंत्रित करने का काम ये करता है। तो याद रखना साख का नियंत्रण इससे होता है। उद्देश्य क्या होता है, विकास का भी उद्देश्य होता है और स्थायित्व का भी उद्देश्य होता है, स्थायित्व के साथ विकास हो, बहुत तेज ना बढ़े। देश की मुद्रास्फीति या संकुचन, चाहे अस्फीति हो चाहे स्फीति हो, दोनों स्थितियों के लिए अगर ना उत्पन्न हो, इसको ध्यान में रखने के लिए इनके पास साख नियंत्रण हेतु कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ तरीके बनाए जाते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा। मैंने भी बताया कि साख नियंत्रण में मुद्रा का संकुचन भी है और विस्तारवादी नीति है। तो संकुचित मुद्रा नीति और विस्तारवादी मुद्रा नीति, क्लियर है। अगर संकुचित मुद्रा नीति है तो तब आएगी जब मुद्रास्फीति हो, मुद्रा को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, खींच ले, संकुचित दे न ज्यादा। और जब भी अस्फीति की तो मुद्रा का विस्तार करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा जाए। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक के पास बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों को फटाफट देख लेते हैं। तो एक बैंक दर है, बैंक रेट है, ये क्या है? यह वह न्यूनतम ब्याज दर है जो जिस पर बैंक दर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। क्या देता है? अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। बैंक दर में वृद्धि कर देने से, अब ध्यान देना, बैंक दर में अगर वृद्धि कर देंगे, यहां ध्यान रखना, एक बात बहुत बार पूछा गया है, निम्नतम ब्याज दर है, ठीक है, ब्याज दर इसमें कम होती है, जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। जब केंद्रीय बैंक सबको ऋण दे, चूंकि भाई बैंकर है बैंकों का, तो ऋण देते इसे बैंक दर कहेंगे। क्या कहेंगे? बैंक दर कहेंगे। और इसी तरीके से जब बैंक अपना पैसा रखे और उस पर ब्याज प्राप्त करे, आरबीआई उसको ब्याज दे, ऋण ना दे, ब्याज दे, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। ये ध्यान देना, ट्रिपल आर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट की स्थिति हो जाती है जब बैंकों द्वारा रखे गए धन पर, बैंकों द्वारा रखे धन पर कौन? आरबीआई ब्याज दें। आरबीआई क्या दे? ब्याज दे। क्लियर हुआ? ब्याज प्रदान करे, तो ऐसे कंडीशन को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। निर्माण तथा ऋण देने की क्षमता होती है, मतलब अगर इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं बैंक रेट को, जिस पर क्या करता है? आरबीआई ऋण देता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वृद्धि कर दें तो व्यावसायिक बैंक या अन्य बैंकों के साथ निर्माण की क्षमता, ऋण देने की क्षमता घट जाती है। कहेगा मैं इतने पे ब्याज नहीं दूंगा, मैं ब्याज ज्यादा दे दूंगा, तो बाकी बैंक लेंगे ही नहीं पैसा आरबीआई से, और जब आरबीआई से वो लेंगे नहीं, आरबीआई से लेंगे ही नहीं बैंक, तो क्या दूसरों को क्या दे पाएंगे? इसका मतलब जब जब रेट बढ़ाया जाता है, बैंक रेट हो, अगर वो बढ़ गया तो बैंक के पास खुद पैसा नहीं होगा और वो अपने ग्राहकों को पैसा नहीं दे पाएंगे। ये मुद्रास्फीति की स्थिति में करने के लिए एक उपाय है। चलिए, खुले बाजार की प्रक्रिया। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि हम प्रतिभूतियों को लेकर के लोगों से पैसा ले लें। ये बैंकिंग के आधार पर खुले बाजार में होता है कि प्रतिभूतियां लो, पैसा में दो। तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति की स्थिति में पैसा लेन देन की बात की जाती है, और इसे ओपन मार्केट नीति कहते हैं। बैंकों का नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। हम नगद कोष अनुपात जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसको भी, इसमें बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है अपना कुछ अनुपात, कुछ जमा का भाग रखना होता है, ठीक। और इसमें ही अगर हम लोग परिवर्तन कर दे तो इससे भी साख की नियंत्रण हो जाता है। ये बैंक दर में उतार चढ़ाव ये भी हो गया। खुले बाजार की नीति, अगर हम लोग प्रतिभूतियां बेचें और या फिर खरीदें, और बैंकों का नगद कोष अनुपात में परिवर्तन कर दें, चाहे बढ़ा दें चाहे घटा दें। फिर इसके बाद में होता है नैतिक दबाव की स्थिति में। भाई अगर गवर्नर जा करके मॉरल, ठीक है, अनुग्रह करता है कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं बात कुछ कही, तो उस तरीके से भी दबाव डाला जा सकता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। देश में प्रचार भी किया जा सकता है, पब्लिसिटी भी होती है। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई नहीं मानता तो उस पर डायरेक्ट एक्शन किया जाता है कि भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो मैं ऊपर से डायरेक्शन दे रहा हूं। तो इसे भी कहीं ना कहीं साख की राशनिंग कर देता है। जब यह उसके हिसाब से पैसा नहीं दे पाता है तो ये क्या करता है, साख की राशनिंग कर देता है कि भाई कितना पैसा किस में देना चाहिए, एक निश्चित अनुपात तय कर देता है, निश्चित राशि। क्लियर है ना? तो इसकी बात कर देता, साख की राशनिंग कर देता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद में एक पॉइंट आता है आर्थिक सूचनाओं तथा आंकड़ों का एकत्रण। क्लियर? आर्थिक सूचनाओं का एकत्रण क्या करता है? केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के आर्थिक सूचनाओं का एकत्रण करता है, आंकड़ों का एकत्रण करता है, ठीक है भाई। उनका प्रकाशन भी करता है, एकत्रण ही नहीं करेगा, डेटा का एकत्रण ही नहीं करेगा, उसको पब्लिकेशन भी करेगा। यह आंकड़े देश की आय के लिए, उत्पादन के लिए, विदेशी विनिमय के लिए, बैंकिंग के लिए, मूल्य संबंधी जानकारी के लिए प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना, ये आंकड़े क्यों प्रकाशित किए जाएंगे? यहां से क्वेश्चन बनता है, देश की आय को, जीडीपी को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन को, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, विदेशी विनिमय कितना एक्सचेंज होगा, आएगा, आयात निर्यात, और बैंकिंग तथा मूल्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आंकड़े जारी करना बहुत जरूरी है। क्लियर है कि पॉलिसी क्या चलिए, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक सूचनाएं केंद्रीय बैंक अपनी पत्रिकाओं में भी छापता है, बुलेटिन में भी छापता है, या देश के उद्योगपतियों,
व्यवसायियों के साथ साथ सभी लोगों को इसकी जरूरत होती है, शिक्षकों को भी। अगर हम लोग पढ़ाएंगे क्या, जब अगर इनकी नीतियां हम नहीं जानेंगे, और नीतियां तब जानेंगे जब इनका पब्लिकेशन होगा। उद्योगपति कैसे जानेंगे किस चीज का रेट क्या बढ़ने वाला है, बैंक हमको कितने रेट पर पे हमको भुगतान देंगे, ऋण देंगे। तो ये बात जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंक अपने आंकड़ों को, अपनी नीतियों को छपाए जारी करें। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। और अंतिम बात हो गई, क्या हो गई अंतिम बात बच्चों? ये हो गई यहाँ उपसंहार के रूप। इस प्रकार हम पाते हैं कि केंद्रीय बैंक अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपने नोट के निर्गमन से लेकर के, साख नियंत्रण से लेकर के, बैंकों का बैंकर के रूप में, बैंकों के सलाहकार के रूप में, बैंकों के सरकार का सलाहकार है, सरकार का एजेंट है, सरकार का बैंकर है, और बैंकों का भी बैंकर है। इसके साथ साथ या कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति को लागू करने वाला है, साख नियंत्रक के रूप में भी ये डेटाओं का प्रकाशन भी करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके कार्य थे। तो बहुत सारे कार्य करता है। देश का आर्थिक विकास, स्थायित्व साथ साथ होता रहे, इसके लिए उचित मौद्रिक नीति, साख नियंत्रण की विधियां भी ये लेकर के आता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, हमने कहा ना, मौद्रिक प्राधिकरण है, और साथ साथ यह सभी कार्यों का संपादन भी देश के हित को ध्यान में रख करके करता है। इसीलिए स्थायित्व बना रहे और आर्थिक विकास भी होती रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का। आई होप केंद्रीय बैंक क्या है, उसके काम क्या है, आरबीआई क्या है, आरबीआई के कार्य क्या है, ये हमने समझाया। लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट में निकल जाते हैं। आई होप आपको पूरी क्लास आनंददायी लगी होगी। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज का जो अभ्यास प्रश्न है, जिसमें एक पहला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 45 में, 50 में, 33 में या 1935 में। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में।